बच्चों इसके बाद आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने क्वांटाइजेशन कंडीशन को पहले समझाया और फिर जाके एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, कैसे काम करता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमें बोला है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये चार ऐसे कंडीशंस हैं, चार ऐसे पॉइंट हैं जो इस मॉडल ने दिया और उसके बाद एटम की स्टेबिलिटी को बिल्कुल ही स्टेबल, एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि एटम कैसे स्टेबल होता है, क्या क्या उसके लिए जरूरी होता है। पहली बात क्या उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर के बारे में क्या बताया उन्होंने कि ऑल एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासेसिव सेंटर। मतलब हमको पता है न्यूक्लियस भाई सेंटर में होता है, सारा मास वहां पे लाई करता है, एंड एटम जो होता है उसका होल मास वहां पे होता है। वो कॉन्क्रीट तो नहीं होता लेकिन पूरा का पूरा वहां पे डेंस बॉडी होती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासेसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, मासेसिव कोर होता है। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। बहुत अच्छी बात है भाई कि जब भी कोई, ये भाई न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऑर्बिट है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स तो होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। ये उनकी पहली कंडीशन थी और क्या था, ये पहला स्टेटमेंट था। ठीक है भाई, कि एक सेंट्रल कोर होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है भाई, चलो भाई पहला पॉइंट क्लियर। आगे तो पहली बात तो ये हो गई भाई न्यूक्लियर कंडीशन। दूसरा क्या बोला हमसे कि क्वांटाइजेशन, क्वांटम कंडीशन क्या होता है। क्वांटम मतलब क्या बोला भाई कि इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, वही इलेक्ट्रॉन या उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा अपने फिक्स एनर्जी के साथ में। क्या बोला फिर से बोलो कि इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं फिक्स एनर्जी के साथ जिनका इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के बराबर होगा। ठीक है, मैं कर लूंगा एक बार चेक। ठीक है, अब बाद में बात कर लेंगे इस टॉपिक पे, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये भाई दूसरी कंडीशन हमारी आ गई। तीसरी क्या बोली है, तीसरी स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्या कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन परमिसिबल ऑर्बिट्स, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए परमिशन दी गई है, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता अपने एनर्जी को, एंड दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये बहुत अच्छी बात है क्या कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को लूज नहीं करता, रेडिएट नहीं करता है, उन्हीं ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, ना तो इलेक्ट्रॉन कहीं और जाएगा, ना एनर्जी कहीं जाएगी, ना एनर्जी आएगी। मतलब लूज नहीं करेगा अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन करेगा। फिक्स हाँ गेन करेगा जब देंगे तो अलग बात है, लेकिन लूज नहीं करेगा, रिवॉल्व करते टाइम लूज नहीं करेगा। ना तो ऐसे करेगा ना रिवॉल्व। देखो आमतौर पर जब चीजें मोशन करती है तो एनर्जी चली जाती है। गाड़ियां हैं आज पास में चलती हैं तो उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है गाड़ी चलाने के लिए और वो खत्म हो जाती है। तो समझ रहे हो कि एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां पे हम एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी बनाए जो खत्म ही ना हो पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में तो हमेशा करते रहते हैं, उनकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती। तो कभी ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि उन एनर्जी का इस्तेमाल करके हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि एनर्जी खत्म ही ना हो पाए। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट। आगे कभी ऐसा होगा, कोई ना कोई तो करेगा। कॉन्सेप्ट कि एनर्जी रेडिएट नहीं करता इलेक्ट्रॉन। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या होता है सुन ध्यान से कि मान लो हमारे पास भाई ऑर्बिट है, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस मान लो, ये दूसरा ऑर्बिट है, मान लो दूसरा ऑर्बिट है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अब उसको ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो अपने एनर्जी को लेकर यहां चला जाएगा। ज्यादा एनर्जी लेकर इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में गया, एक्साइट हो गया और जंप कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे एनर्जी इसकी E1 थी, यहाँ पे एनर्जी E2। जैसे वो दोबारा वही इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में यहां से यहाँ पे आता है अगर, तो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी जब लूज करेगा तो रेडिएशन के फॉर्म एनर्जी बाहर निकलेगी और दैट इज इक्वल टू h न्यू। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और साथ में मतलब कि एनर्जी और रेडिएशन के फॉर्म में
छोड़ेगा और उस रेडिएशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी हमारी। तो बेसिकली ये जो एच न्यू हमारा फोटोन होता है, इस फोटोन की एनर्जी बराबर होता है E2 माइनस E1, मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये तुम्हें याद रखना है, चेंज इन एनर्जी एच न्यू। ये बात समझ में आ गई सबको? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बढ़े आगे। तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। हमने दो टॉपिक पढ़ा, कौन सा? बोहर्स एटॉमिक मॉडल, 4 पॉइंट से बना ये मॉडल। पहला पॉइंट क्या कहता है कि न्यूक्लियस के बारे में, दूसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, तीसरा कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और चौथा जब जंप करेगा तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो कितनी हो सकती है? वही ये वाली। आई बात समझ में? तो गाइस